बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और आज आते साथ ही हमें थोड़ी सी अच्छी खबर, थोड़ी सी रिलैक्स करने वाली मिली है, ये कि अब जो केसेस हैं कोविड के वो कम होते दिखाई दे रहे हैं। जो शरह है वो 5% से कम हो गई है और ये बड़ी अच्छी बात है। NCOC का आपको हम कहते हैं कि ट्विटर हैंडल जो है उसको आप लोग फॉलो कर लें, तो वहाँ से आपको पता लगता रहता है कि कब केसेस ऊपर जा रहे हैं, कब केसेस नीचे आ रहे हैं। तो 4.78% जो है मुस्बत केसेस की शरह गुज़श्ता 24 घंटों के अगर डेटा को देखा जाए उसके मुताबिक है। अगर हम कल चले जाएँ, जो हमने कल आपके साथ डेटा शेयर किया था, और कल के दिन जो पिछले 24 घंटे थे वो 5.44% थी। तो अभी 1-2 दिन मजीद हम देखें तो फिर पता लग जाएगा कि क्या वाकई हम मुस्तकिल बुनियादों पे 5% से नीचे आए हैं। ये शरह नीचे आ रही है, उसकी कुछ रीजंस जो जिस तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी और जिस तरह से खास तौर पे शॉपिंग मॉल्स और इस तरह की जगहों पर कहा गया था कि वैक्सीन जो लोग वैक्सीनेटेड होंगे सिर्फ वही जा सकेंगे, इस तरह की पाबंदियों की वजह से जो शरह है वो थोड़ी कंट्रोल हो रही, सूरत हाल भी कंट्रोल हो रही है। और इनको मजीद आपने फॉलो करना है और SOPs का खास तौर पर ख्याल रखना है, ना कि आप लोग अब वैक्सीन लगवा के तो आप ईजी होते फिर कि जी हमें तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। 2714 जो है केसेस फिर भी सामने आए हैं। 2714 केसेस अगर हम पहले वाले डेटा को देखें तो उसके मुकाबले में तो कम है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा केसेस हैं। हमें फिर भी एहतियात करनी है। 73 कीमती जानें गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हमसे बिछड़ गई हैं और कोरोना की वजह से 73 लोग जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं। तो ये नंबर्स भी हमें लाजमी तौर पर देखने हैं। ये 73 ख़ानदान हैं और ये 73 ज़िंदगियाँ नहीं हैं सिर्फ। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग फिर भी एहतियात करें। लेकिन चलें, एक साई ऑफ रिलीफ है कि कुछ केसेस नीचे आना शुरू हुए हैं। और फिर कल इसी वजह से हम देख रहे थे कि जो NCOC की जानिब से कुछ फ़ैसले सामने आए कि नरमियाँ की गई हैं। उन फ़ैसलों पर भी हम तफसीलन बात करेंगे। पहले बात कर लेंगे तालीमी निज़ाम के हवाले से, क्योंकि कोरोना वबा की बात करें तो ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में तालीमी निज़ाम के पीछे ये हाथ धोकर पड़ गई है। और तालीमी इदारों के हवाले से हमें पता लगता है कभी खोल दिए गए हैं, फिर अचानक बंद कर दिए गए हैं, फिर फैसला आता है कि जी ऑल्टरनेट डेज़ पे आपने खोलना है। फिर बच्चों के हवाले से बड़े मसाइल आ रहे होते हैं कि बच्चे थोड़ा सा ट्रैक पर आते हैं, फिर स्कूल्स बंद हो। बिल्कुल, लेकिन अब नई खबर यह है कि वफाकी वज़ीर तालीम ने 16 सितंबर जुमेरात से मुल्क भर में तमाम तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया और तालीमी इदारे 50% हाजिरी के साथ खोले जाएंगे और मुतबादिल दिन जो है वो क्लासेस होंगी। अब देखना तो फिर यही है कि ये फैसला कब तक बरकरार रहता है, लेकिन ये हमें पता है कि अगर केसेस नहीं बढ़ेंगे तो ये फैसला बरकरार रहेगा और उसमें बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी हम तमाम लोगों की है। और फिर अपने बच्चों को हम स्कूल भेजते हुए तो घबरा रहे होते हैं, लेकिन हम उनको पिकनिक पर भेजते हुए नहीं घबराते, उनको खाला के घर भेजते हुए नहीं घबरा रहे होते, मॉल्स में भेजते हुए नहीं घबरा रहे होते। तो हमें वहाँ पर घबराना है और जिस जगह पर इतने लोग वैक्सीनेटेड है, 90% से ज़ायद लोग, वहाँ पर भेजते हुए कम अज़ कम इतना नहीं घबराना चाहिए जितना हम घबरा जाते हैं। और वैसे भी वज़ीर-ए-आज़म साहब तो कह रहे हैं कि घबराना नहीं है। अगर हम प्राइवेट एसोसिएशंस की बात करें, रवा साल मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा को जो पास करने का हुकूमती फैसला है उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मामला कुछ ठीक नहीं है जो रियायती नंबर अब दिए जा रहे हैं। उनका हमजा मौक़िफ़ यह है कि तलबा को रियायती जो 33 नंबर्स हैं वो देकर पास करना जो है वो हकदार तलबा जो है उनके साथ ज़्यादती होगी। और फेडरेशन ने अगस्त से अगला तालीमी साल शुरू करने के इक़दाम पर भी तनकीद करते हुए कहा है कि नया सेशन जो है वो अगस्त की वजह से जो वज़ारत तालीम की नाअहली है उसकी वजह से मतलब ये है। अच्छा, अब ये सारी सूरत हाल सामने आ रही है। मैट्रिक के जो तलबा हैं उनको पास कर देने से नुकसान क्या होगा, क्योंकि ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने सप्लीमेंट्री में भी 33% के लिए ही एफर्ट कर रही होनी है। तो फिर इनको पास कर देने से आखिर नुकसान क्या हो रहा है, ख़ासतौर पे उन बच्चों का कि जिन्होंने मेहनत की है, उनको क्या बुरा लगेगा इससे, यही हम बात करेंगे। सदर सर्विंग स्कूल लाइन्स में रिज़ाउर रहमान साहब मौजूद हैं। रिज़ाउर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो मैट्रिक के और इंटर के बच्चों की बात कर लेते हैं जिनको पास कर दिया जाएगा, इसमें एतराज़ क्या है आप लोगों को, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? वो बच्चे जो बेचारे 33% के लिए ही लड़ाई कर रहे होते हैं, अगर वो पास हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू वेरी मच। देखें, जो 33% नंबर लेके उन्हें पास करने का कहा गया, मेरा ख्याल है कि इन बच्चों ने 9th क्लास में भी विदाउट एग्ज़ाम्स अपने क्लियर किया, प्रमोट हुए ये, और 11th क्लास भी इसी तरह, फर्स्ट ईयर जो है वो भी प्रमोट हुई। और अगर आपने उनको 10th में भी और 12th में भी विदाउट एग्जामिनेशन ही आपने इसको प्रमोट कर देना है,
तो फिर तो कोई फ़ायदा ना हुआ एग्ज़ाम्स के पूरे प्रोसेस को करने का। देखें एक बहुत बड़ी तादाद थी बच्चों की जिन्होंने तैयारी नहीं की थी, और हम ये समझते थे कि एग्ज़ाम्स लेने से कम जिन बच्चों ने पढ़ा है वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अब चूँकि रिज़ल्ट आने का टाइम था और रिज़ल्ट में चांसेस ये थे कि बहुत बड़ी तादाद में बच्चे फ़ेल हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हैं जो इस कोरोना की वजह से और गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं या जो हकाम बाला वज़रा के फ़ैसलों की वजह से हर्ट होंगे, तो वाई नॉट कि उसको कवर कर लिया जाए, उस सारी बात को कवर करके तो एक ऐसा रिज़ल्ट दे दिया जाए जिसमें सब ऑल इज़ वेल, ये वो रिज़ल्ट आ जाएगा जी जिससे कि सारा चीज़ें ठीक नज़र आएंगी। इसके नुकसानात क्या हैं वो आप अगर उनके ऊपर चंद चीज़ों पर गौर करें। देखें बच्चे ने एक प्रोसेस विदाउट एनी एफर्ट मुकम्मल कर लिया, वो उसमें से क्लियर हो गया, उसके माइंड को ये मैसेज, ब्रेन को ये मैसेज गया कि ज़िंदगी में बहुत सारे काम मैं और ऐसे कर लूँगा जहाँ मैं कुछ भी नहीं करूँगा और वहाँ शफ़क़त महमूद साहब मौजूद होंगे और वो मैं कर लूँगा। और अब ये जो मैसेज उसके जहन से निकालना है सर, ये बहुत मुश्किल काम है। आपको मालूम है कि जब ये एग्ज़ाम्स, वज़रा तो पहले भी एग्ज़ाम्स लेने के हक़ में नहीं थे, और हम जो हैं स्कूल्स के जो रिस्पॉन्सिबल लोग थे, स्कूल्स के जो टीचर्स थे, एजुकेशनिस्ट थे, वो बहुत फोर्सफुली कह रहे थे कि आप एग्ज़ाम्स हर सूरत में लें ताकि बच्चे का जो एक ट्रेंड बना हुआ है, माइंड सेट बना हुआ है, उसके मुताबिक बच्चे को अपना आउटपुट देने में आसानी हो। आपके ख्याल में पहले कितने फ़ीसद बच्चे पास होते थे? पहले तो डेटा हमारे पास मौजूद है, कितने बच्चे मैट्रिक के इम्तिहान में पास होते थे, इतने % फेल होते थे, और अभी इस साल आप लोगों को क्या मतलब कि तवक्कुआत थी कि कितने फ़ीसद फेल होंगे? देखिए पिछले सालों का अगर डाटा को देखें तो 60 to 80% के इन बिटवीन डाटा आता रहा, जो बच्चे पास होते रहे। ठीक है। इस दफ़ा 60 to 80 फेल होने थे, इतना बड़ा डाटे का फ़र्क था। तो अच्छा फैसला है कि बच्चों का साल ज़ाया हो जाता, उसमें बच्चों की गलती भी नहीं थी। सर बच्चों की गलती तो नहीं है, लेकिन आप देखें कि बच्चों ने अगर नहीं पढ़ा तो उसमें थोड़े उनके पास रूम था कि वो पढ़ लेते। एक और मैं यहाँ पे बात मेंशन करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का ये ज़्यादा मसला था, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के ज़्यादातर बच्चे एकेडमीज़ में जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल के ज़्यादातर बच्चे ट्यूशन लेते हैं, वो चाहते तो पढ़ सकते थे, वो पढ़ाया जा सकता था। एक्चुअली देखें बच्चे को तो नहीं मालूम कि मेरे लिए कौन सी चीज़ बेहतर है या किससे मुझे नुकसान हो सकता है, ये तो उसके बड़ों ने फैसला करना है, उसके टीचर्स ने फैसला करना है, उसके उस्तादों ने फैसला करना है। बच्चे तो यही चाहते थे पेपर ना लिए जाएं और हमें ऐसे ही पास कर दिया जाए, और आखिरकार हुआ वही है जिस तरह बच्चों ने कहा था या इनसे जो कमिटमेंट की है। लेकिन अगर आप उस्ताद से पूछें कि क्या ये तरीक़ेकार ठीक है, तो एज अ टीचर मुझे लगता है कि ये गलत फैसला किया गया है। बच्चे को इसके लिए प्रिपेयर कर दिया गया है कि ज़िंदगी का कोई भी चैलेंज जब आएगा या कोई भी इम्तिहान आएगा, तो अगर आप उसमें उसको बगैर असूल के, कानून के और तरीके के मुताबिक भी कर लेंगे तो वो आप ठीक रहेंगे। लेकिन इसीलिए उन्होंने ये माइंडसेट ना बन जाए लोगों का, बच्चों का, कि वो पढ़े बगैर ही पास हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये बात जो है उन्होंने पेपर्स जब उनके हो गए उसके बाद उन्होंने कही। सेकेंडली उन्होंने एक और ये डिसीजन लिया कि साल में जो है वो 2 दफ़ा पेपर्स होंगे, उस पर भी आप लोगों को एतराज़ है, उसकी क्या वजह है? देखें एक तो ये देखें हमारे मुल्क का सिस्टम ये है कि बच्चे रट्टा लगाते हैं। हमारा जो पेपर्स लेने का सिस्टम है वो ठीक नहीं है, असेसमेंट सिस्टम नहीं ठीक है। अगर हमारे मुल्क का सिस्टम, असेसमेंट सिस्टम ठीक होता, जैसे बाहर के ममालिक में कॉन्सेप्शनल स्टडी है, तो फिर बच्चों को प्रमोट किया जा सकता था, क्योंकि बच्चों ने पीछे वैसे पढ़ा था जैसे जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे और वो उसके साथ ब्रिजिंग कर चुके थे हर चीज़ की, और अगर 1 साल का गैप भी आ जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। इस पे आप पे भी तनकीद बनती है कि आप लोग एजुकेशनिस्ट हैं, आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं सिखा रहे, रट्टाइज़म की तरफ आप लोगों ने बच्चों को लगाया हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। इस पे जो तनकीद तमाम अदारों पे बनती है, उन अदारों ने जिन्होंने सारा पेपर का मैनेजमेंट सिस्टम सेट किया हुआ है। एक्चुअली बच्चे ने जो प्रिपेयर करना है, बच्चे को जो प्रिपेयर किया जाना है, वो असेसमेंट सिस्टम के मुताबिक प्रिपेयर किया जाना है। और हमारा असेसमेंट सिस्टम का ये सिस्टम है कि जो पेपर चेकर है, अगर आप उस पर गौर करें तो वो सिर्फ उसी आंसर को टिक करेगा जो बुक के मुताबिक होगा। जब किताब के मुताबिक आपने आंसर लेना है तो हमें तैयारी भी बच्चे को किताब के मुताबिक करानी पड़ेगी। ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम आ रहा है, इसमें इस चीज़ को चेंज करने की कोशिश की गई है कि हम बच्चों को कॉन्सेप्शनल लर्निंग की तरफ लेके आएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, अगस्त से नया सेशन शुरू होगा, इकरा जिस तरह से आपसे पूछ रही हैं कि उस पर आप लोगों को बुनियादी एतराज़ क्या है? अगर अगस्त में शुरू हो जाएगा, पहले अप्रैल में होता था, मार्च में एग्ज़ाम्स होते थे। जी सर, इसमें बहुत सारे स्कूल हैं जो जनवरी में अपने एग्ज़ाम्स ले लेते थे और फ़ेब से शुरू कर लेते थे, कुछ मार्च में शुरू करते थे। और क्योंकि एक बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है, अगर आप इसको देखें ना, तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चा ट्रांजैक्शन होती है पूरी, तो 2.5 करोड़ बच्चे की ट्रांजैक्शन एक ही दिन में, एक ही महीने में करना कुछ मुश्किल भी नज़र आता है। तो लोग जनवरी, फरवरी, मार्च और मार्च तक पेपर लेते थे, अप्रैल में मैक्सिमम क्लासेस स्टार्ट हो गई होती थी।
अच्छा, अब हमारी रूटीन ये थी कि बच्चा जब अप्रैल में आएगा, अप्रैल से लेके मई तक पढ़ेगा, उसके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स लिए जाएंगे। हाँ जी। उसकी असेसमेंट होने के बाद एक रिजल्ट कंपाइल कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर बच्चे को कुछ होमवर्क दे दिया जाएगा जो वो घर से करेगा, छुट्टियां हो जाएंगी, और जी छुट्टियां हो जाएंगी। और उस दौरान बच्चे को जो असेसमेंट्स दी जाएंगी, जो उनको वर्कशीट्स दी जाएंगी, रिसोर्स मटेरियल दिया जाएगा, उसका एक और एग्जाम्स कंडक्ट किया जाता था जब बच्चा वापस स्कूल आता था। 15 दिन बाद ही हो जाते थे तकरीबन, आते साथ ही 15 दिन के बाद स्कूल एग्जाम ले लेता था। ये वो रीज़न थी जो बच्चे को अपनी एजुकेशन से कनेक्ट रखती थी। अब जब आप कहेंगे कि आप मई में बच्चों को पेपर लेके क्लियर कर दें, तो कौन सा बच्चा पढ़ेगा? जून, जुलाई, अगस्त, तीनों महीने बच्चे ज़ाया करेंगे। और ये जो पीरियड है, ये टाइम पीरियड, अगर आप गौर करें तो पिछला जो हमने गुजारा है, जून, जुलाई, अगस्त जो हमारा गुजरा है, ये हमने इसमें मैक्सिमम आउटपुट बच्चों से ली है। तो आप चाहें तो बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये तो जून, जुलाई, अगस्त की तो गर्मी से लोग डरते थे और स्कूल की टाइमिंग पीछे करवाई गई और स्कूल की रिक्वेस्ट की गई कि आप टाइम इसका 6 बजे कर दें, 6:30 कर दें और 10 बजे तक हम बच्चों को छुट्टी दे देंगे। किया गया? सर देखें, ये फैसला करने की बहुत सारी वजूहात, अभी तो फेस कवरिंग है, अपने आप को बचाना है। अच्छा। वज़ीर आज़म साहब के सामने एक पिक्चर है कि जी एजुकेशन में हर चीज़ ठीक जा रही है। ये तो आप अंदर जो बैठे एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर्स हैं, जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, उनसे पूछें कि अंदर के क्या हालात हैं। बच्चों का लर्निंग लॉस इतना ज़्यादा हो चुका है, बच्चे इतना पीछे जा चुके हैं, इतना डल हो चुके हैं कि बच्चों को अब दोबारा रिकवर करने में 3 से 5 साल का अरसा इंटरनेशनल अदारे देते हैं। इंटरनेशनल अदारे दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे। ये तो इंटरनेशनल अदारे कहते हैं कि 3 से 5 साल लगेंगे इसको रिकवर करने में। ऑलरेडी इतना लॉस कर चुके हैं और अब आप दोबारा 3 महीने ज़ाया कर दें या 3 महीने उनको एजुकेशन से दूर रखें, मैं समझता हूँ कि वाइज डिसीजन। ठीक है मियां रिज़वानुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबसुरे पाकिस्तान का आप हिस्सा तालीम के हवाले से अभी भी जो फैसले हो रहे हैं, और हम टीचर्स को देख लें, एजुकेशनिस्ट को देख लें या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस को देख लें, कुछ उनके दरमियान जो है फैसले ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन पर वो कह रहे हैं एतराज़ है, हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने भी चाहिए। और बाकी अगर 3 महीने वाला मामला देख लें, ऐसा होता था कि बच्चों को होमवर्क मिल जाता था, फिर वापस आकर दोबारा एग्जाम्स होते थे। हम लोगों ने ऐसे ही किया है। वो 3 महीने जो गर्मियों की छुट्टियों वाला टाइम है, वो शायद पढ़ाई से बच्चे दूर हो जाएंगे। लेकिन उसके ऑल्टरनेट जहाँ तक उन्होंने उनकी रीजंस ये हैं कि उन्होंने जब साल में 2 दफ़ा एग्जाम्स देने का कहा है, वो कह रहे हैं कि हम उसमें वो जो है चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कराची की, जहां हमेशा हम देखते हैं कि कोई ना कोई मसला मौजूद रहता है। वफाक और सिंध सरकार के दरमियान नया झगड़ा के इलेक्ट्रिक के बिल में KMC के टैक्स की कलेक्शन का चल रहा है इस वक्त। और वफाक ने इस मामले में सिंध की बात मानने से तो साफ इनकार कर दिया था, और सूबाई हुकूमत की जानिब से इस हवाले से इसरार किया जा रहा है बार बार। अब जमात इस्लामी भी सामने आई है, इसने सिंध हुकूमत के फैसले को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बिल्कुल, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा है कि इलेक्ट्रिक के बिल्स में अवाम से बल्दियाती टैक्स वसूली को जमात इस्लामी यकसर मुस्तरद करती है, जबकि बिजली के बिल के जरिए कंजर्वेंसी टैक्स जमा करना सरासर ज्यादती है। उन्होंने कहा कि ये टैक्स नहीं होना चाहिए। और जमात इस्लामी फैसले के खिलाफ आईनी और जमहूरी जिद्दोजहद और भरपूर मुज़ाहमत भी करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर टैक्स वसूली का फैसला वापस नहीं लिया गया तो बिजली का बिल अदा करने के लिए हम कहेंगे कि ना अदा किया जाए। जमात इस्लामी कराची के शहरियों से मुशावरत भी करेगी इसके ऊपर कि बिल अदा करना है या बिल अदा नहीं करना है। बिल्कुल, हम बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग हाफिज नईमुर रहमान साहब। क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत कराची की आवाम से KMC का इजाफी टैक्स लेकर गैर कानूनी काम कर रही है? आप क्या समझते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी ने जो बिजली के बिलों में जो टैक्स लगाकर कंजर्वेंसी टैक्स या यूटिलिटी चार्जेस लगाना चाहते हैं और इसी तरह से वो फायर चार्जेस लगाना चाहते हैं, ये इस लिहाज से गलत है कि ऑलरेडी कराची के सैकड़ों अरब रुपए पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने खाए हुए हैं, जो KMC के बनते थे, ऑक्ट्राय के मद में जो पैसे हमें मिलने चाहिए थे, या और बहुत सारे कामों की सूरत में। तो वो पैसे तो वो अदा नहीं करते, और अब इनको ख्याल आया है कि हम KMC के पैसों में इजाफा करेंगे, जबकि उन्होंने KMC पर सिंध हुकूमत का कब्जा कर लिया है। तो ये KMC को एम्पावर नहीं कर रहे, बेसिकली मजीद सिंध हुकूमत को और सिंध हुकूमत के करप्ट माफिया को एम्पावर करने के लिए हमारे बिजली के बिलों में से ये पैसे लगा कर लेना चाहते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये कितने वडेरों की जमीन पर टैक्स लगाते हैं, कितना अभियाना ये देते हैं, ये वडेरे जो आज सिंध असम्बली में जागीरदारों की सूरत में बैठे हुए हैं, ये कितने जो सरमायादार हैं, ये कितना टैक्स अदा करते हैं जो इनकी पार्टियों के अंदर मौजूद होते हैं, इनके बिलों के अंदर क्यों नहीं टैक्स लग कर आता? ये कराची के अवामी मिले इनको कि हर चीज में जो है वो आप इनके ऊपर जबर करेंगे, जबकि इनका हक आप पहले ही नहीं दे रहे। आप मुझे बताइए कि 1300 यूनियन कमेटियां कराची के अलावा हैं पूरे सिंध में, और 209 यूनियन कमेटियां कराची में हैं। आप एक यूनियन कमेटी को 5 लाख रुपए देते हैं, तो इस तरह आप अंदाजा लगाएं कि साल में आप कराची को सिर्फ 1 अरब रुपया दे रहे हैं, और जो अदर देन कराची है उसको तकरीबन जो है वो आप दे रहे हैं कोई
7.5 अरब रुपया सिर्फ यूनियन कमेटियों के काम चलाने के लिए। तो आप कराची के साथ ये सलूक कर रहे हैं जो 95% जो है आपका रेवेन्यू जनरेट करता है, ना आप इसकी आबादी पर। कराची की निजामत बात कर लीजिए, माजी में जमात इस्लामी के पास भी रही है, तब शहरी हुकूमत के अखराजात कैसे पूरे किए जाते थे और तब जो अखराजात पूरे किए जा रहे थे और अब नहीं किए जा रहे, इसमें बुनियादी फर्क क्या? देखें, जमात इस्लामी के उस दौर में जब नेमतुल्ला खान साहब थे, उन्होंने अपने 4 साल की मुद्दत में कोई एक नया टैक्स भी नहीं लगाया था और उन्होंने तो चार्ज पार्किंग होती है उसको भी खत्म कर दिया था, जीरो कर दिया था। उन्होंने अस्पतालों की जो छोटी छोटी पर्चियां हैं उसको मिनिमाइज खत्म कर दिया था। अब्बासी शहीद के सिटी अल्ट्रासाउंड तक को जो उन्होंने 5-10 रुपए इस तरह से कर दिया था। तो आप मुझे बताइए कि वो और उन्होंने पार्कों में आने पर जितने पैसे होते थे वो भी खत्म कर दिए थे। पार्क्स बना रहे थे और लोगों को फ्री कर रहे थे ताकि इनके ऊपर कब्जे ना हो। तो ये हमारी कारकर्दगी थी और हमने अपनी जो चलते हुए काम थे उसके जरिए से जो है वो अपने आप को डेवलप किया था और जो फंड्स हमें मिलते थे मरकज से या स्टेक होल्डर से हमने पैसे दिलवाए थे। हमने तो पैसे विफाक के इदारों से, मुशर्रफ से कहा कि ये इदारे जो कराची में काम करते हैं विफाक के, ये इसके स्टेक होल्डर हैं, लेकिन कराची को ऑन नहीं करते। केपीटी है, सिविल एविएशन है, किसी से अंडरपास बनवाया, किसी से पुल बनवाया, किसी से कोई मंसूबा बनवाया। अच्छा। तो ये काम हमने करके दिखाया था। 4 अरब रुपए के बजट को 42 अरब रुपए तक हम लेकर गए थे और डेवलपमेंट की थी बगैर कोई इजाफी टैक्स लगाए। तो जब हम ये काम कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? हम तो सीधी बात करते हैं कि आप हमें जो कराची मरकज को 2700 अरब रुपए सालाना सिर्फ इनकम टैक्स देता है, उसको मरकज कराची को क्या देता है? बजट में 17 अरब रुपए रखे विफाक ने, वो भी खर्च नहीं होते। ऐलानात बड़े बड़े करते हैं कि 1100 अरब रुपए का पैकेज है, फलां का पैकेज है। तो सूबे और विफाक दोनों का रवैया कराची के साथ यह है कि इससे लेना सब कुछ है, इसको देना कुछ नहीं। अच्छा, हाफिज रहमान साहब, सिंध हुकूमत की तरफ से जागीरदारों और सनतकारों को सहूलतें और टैक्स वसूल करने के मामले पर भी सवालिया निशान उठाया गया है। इस हवाले से आप हमें बताइएगा जरा। देखें, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मुश्किल सनतों को लगाना, सनतों को चलाना सिंध में है और सिंध में भी जाहिर है कराची हब है तो कराची में है। यही सनतें लाहौर में आसानी के साथ इस्टेब्लिश होती हैं, वहां जितने इदारे और महकमे हैं वो फैसिलिटेट करते हैं सनतें लगाने पर। लेकिन सिंध में कदम कदम पर रिश्वतें हैं, कदम कदम पर 2 नंबरियां हैं और ये यानी कारोबार को बढ़ाने, सनतों का पहिया चलाने की हौसला शिकनी करती है सिंध हुकूमत और उसकी तरफ से रुकावटें जो है वो पेश आती हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये पूरा जो गोरख धंधा है ये सिर्फ करप्शन और लूटमार का है और इनको इंटरेस्ट नहीं है कि यहाँ डेवलपमेंट हो। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि टैक्सों के निज़ाम को भी साफ सुथरा किया जाए, जो जायज़ टैक्स हैं उनको ठीक तरीके से वसूल किया जाए। और ये जो हम ये समझते हैं कि जो ऑक्ट्राय, इन लियो ऑक्ट्राय के नाम से जो टैक्स, जिसमें कराची का हिस्सा पहले 74% बनता था, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इसको 24% तक पे ले गए। जो मरकज से पैसे मिलते हैं ऑक्ट्राय की मद में, वो पैसे भी कराची को नहीं दिए जाते। आप कंजर्वेंसी चार्जेस लेने के लिए तो आवाम से बिजली को बिलों में पैसे लगा रहे हैं, लेकिन हर साल हमारे 8-9 अरब रुपए आप हड़प कर जाते, बल्कि इससे भी ज्यादा हड़प कर जाते हैं। उसका जवाब कौन देगा? तो चाहे सनतकार हो, चाहे जो है वो आम आदमी हो, छोटा कारोबारी हो, दुकानदार हो, हर आदमी से आप टैक्स जबरन वसूल करना चाहते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो आपके अपने ग्रुप्स के लोग हैं, ठीक है, आप भी जरा बता दीजिएगा कि मतलब अवाम तो कहते हैं कि चलें अगर आप टैक्स ले रहे हैं हमारे लिए कुछ आसानियां कर दें, उसके बाद तो अवाम टैक्स देने को तैयार भी होते हैं। ऐसे कौन से बुनियादी मसाइल हैं जो हल हो जाने चाहिए, जिसके बाद अगर आप अवाम से मजीद टैक्स लेने की बात कर रहे हैं तो शायद अवाम को भी समझ आए? कराची के मसाइल ये हैं कि कराची के 16 साल से पानी के एक कतरे का इजाफा कराची के लिए नहीं हुआ। पहले काफ लीग, MQM, फिर पीपल्स पार्टी MQM और अब जो है विफाक में जो है वो PTI MQM, ये सब लोग हुकूमतों में मौजूद हैं। 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, K4 मनसूबा बन के ही नहीं दे रहा और हर दफा आकर कहते हैं कि अब ऐसे बनेगा वैसे बनेगा। अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, जो पैसे ज़ाय हो गए अब तक हमारे सामने नहीं आ सके। इसी तरह यहाँ पर मास ट्रांजिट का मसला है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का कोई निज़ाम ही नहीं है। ग्रीन लाइन 11 महीने के अंदर लाहौर में बन गई थी, मेट्रो लाहौर की, लेकिन कराची में तो 2.5 साल में नून लीग ने भी नहीं बनाई और जितनी बनाई थी उसके बाद तो PTI ने तो 10% भी नहीं बनाई। विफाक का प्रोजेक्ट है वो नहीं बन रहा। बसों का हर दूसरे दिन ऐलान करते हैं कि कल आ रही हैं, परसों आ रही हैं, अगले महीने आ रही हैं और आ भी जाएंगी। तो जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ही, फिर करप्शन अलग है इस ग्रीन लाइन मंसूबे में। ये तो इमरान खान की हुकूमत का हाल है कि जो सामने आ गई है और उसका कोई जवाब भी नहीं आ रहा।
इसी तरह आप बताएं कि क्या हमारे पास जो सर्कुलर रेलवे के इतनी बड़ी फिजिबिलिटीज 15 साल से चल रही हैं, 4 दफा इफ्तिताह हो चुके हैं। पिछले साल शेख रशीद इफ्तिताह करके गए और अभी इमरान खान साहब दोबारा इफ्तिताह करना चाहते हैं। ये इफ्तिताह होते रहेंगे, ऐलानात हो रहेंगे, पैकेजेस में आप नंबर्स बताते रहेंगे, काम नहीं हो रहा। ठीक है, कहीं पर पटड़ी नहीं बन रही, कहीं पर जो है वो पुल नहीं बन रहे। जो पटड़ी थी हाफिज नईमुर रहमान साहब, हम देखें तो अवाम भी इनका हल चाहते हैं ना, कि अवाम चाहते हैं उनके मसाइल का हल हो। तो कराची के जितने मसाइल अब नजर आ रहे हैं, इनका प्रैक्टिकल हल क्या, ताकि टैक्स के जरिए जो पैसा है वो अवाम पर लगाया जा सके। पहली चीज ऑनरशिप है। कोई इसको अपना घर तो समझे, मुल्क का हिस्सा तो समझे, इसके बच्चों को अपना बच्चा तो समझे। जब आप कुछ देना ही नहीं चाहते यहाँ पर और सिर्फ लिपअप होती, मीडिया में बात आए तो ऐलान कर दो, हर एक का यही रवैया है। तो जब तक इसकी ऑनरशिप रियासत और हुकूमत नहीं लेगी, उस वक्त तक कराची का मसला हल नहीं होगा। ऑनरशिप यह नहीं है कि पहले बिगाड़ पैदा करो, फिर लोगों को मार तोड़ करो, फिर ऑपरेशन आपको करने पड़े, फिर आपको हमने बहुत अच्छा कर दिया तो भाई बड़ा बिगाड़ा भी तो आप ही ने था, तो अच्छा आपने कर दिया तो क्या कमाल किया। असल बात तो यह है कि यहाँ के इश्यूज को एड्रेस कीजिए। यहाँ की इतनी बड़ी नस्ल है, उसके लिए कोई तालीम के और रोजगार के मौके मौजूद नहीं है। मुझे आप बताएं, ये सारे हमारे नौजवान ये घूमते फिर रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और इनके लिए सरकारी मुलाजमतें क्यों नहीं है? मुल्क के बाकी हिस्सों में सरकारी मुलाजमतें मौजूद हैं। मैं आपसे ये सवाल उठाता हूं कि विफाक में भी जो कोटा है, उस कोटे के मुताबिक क्या मुलाजमतें तकसीम हो रही हैं? सिंध में क्यों अर्बन रूरल का चक्कर अभी तक पड़ा हुआ है? और अगर है भी तो क्या उसके मुताबिक अर्बन के लोगों को मुलाजमतें मिल रही हैं? नहीं मिल रही। किसी भी पैमाने पर आप कराची को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप कहते हैं कि यहां पर जो है यहां से लोगों को टैक्स देना चाहिए, तो टैक्स तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं। इसलिए मेरे भाई इसको ऑन करना पड़ेगा। आपका सुबह पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और कराची के मसाइल के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन जो नया टैक्स लगाने का मामला है, इसमें आवाम की बात की जाए तो आवाम को भी शदीद तशवीश है। वो ये कह रहे हैं कि पहले जो हमसे टैक्स लिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा टैक्स जो है कराची शहर ही देता है, फिर भी हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, तो हमसे कितना टैक्स लेंगे कि आपको हमारे मसाइल हल करने के लिए मजीद हमारी जेबों की तरफ ही देखना है और उस पर ही कुछ वार करके उसमें से मजीद पैसे निकालने हैं। अच्छा जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।